हेलो गाइस, एपिसोड 18 में आपका स्वागत है। जल्दी से एपिसोड को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब मार दो। अब ईयरफोन लगा लो और एंजॉय करो। यो दोस्तों, आज का चैप्टर है हॉल ऑफ ट्रूथ। और भाई ये हॉल तो कमाल का है। यहाँ आप जो भी सोचोगे वही बाहर सुनाई देगा। तो सीन क्या है? हम तीन, क्लाइन, ऑड्रे, लेनर्ड, खड़े हैं एक 200 मीटर से भी लंबे ग्रेश वाइट पैलेस के सामने। उसकी दीवारों पर कितने बड़े बड़े स्टोन कॉलम्स हैं, जैसे सोल्जर्स गार्ड कर रहे हों। क्लाइन सोच रहा है, जब सिटी ऑफ मिरेकल्स हवा में तैरती थी तब इन स्टोन कॉलम्स पर पावरफुल ड्रैगन्स बैठते होंगे, एंशिएंट गॉड के सर्वेंट्स। उसने ऊपर ओपन दरवाजे की तरफ देखा और दोनों से कहा, मेरे बिल्कुल करीब रहो। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुम्हें तुरंत बुक वर्ल्ड से निकालकर ग्रे फॉग के ऊपर ले जाऊंगा। यही उसका असली कॉन्फिडेंस था। ऑड्रे और लेनर्ड ने कोई हीरोइज्म नहीं दिखाया, दोनों उसके साथ ही चलने लगे। अपने स्पिरिट बॉडीज की फ्लाइट एबिलिटी का फायदा उठाकर तीनों सीढ़ियों से गुजरकर उस बड़े और अजीब से दरवाजे से अंदर आ गए। अंदर का पहला नजारा था एक इतना चौड़ा स्पेस कि कई ड्रैगन्स आराम से घूम सकती हैं, और एक पुराना सा स्टोन पिलर जो आसमान को सहारा दे रहा है। हॉल के दोनों तरफ रंग बिरंगी खूबसूरत म्यूरल्स हैं, जो आगे बढ़ते हुए एक बहुत मोटे पिलर से मिल जाते हैं। वो पिलर हॉल के सबसे गहराई में है और देखकर ही आदमी के अंदर डर और वक्त के साथ बदलाव का एहसास पैदा करता है, जैसे कोई फॉसिलाइज्ड डेटी हो। अचानक उस पिलर पर एक ग्रेश वाइट फिगर दिखाई दी। उसके ऊपर स्केल्स हैं। हर स्केल एक स्टोन स्लैब की तरह स्ट्रांग लग रही है, बस आउटलाइन ही इतना एपिक लग रहा है। ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंक्यूवेल्ट। क्लाइन के जहन में यही आया, और तभी एक अजीब सी फमिलियर आवाज हॉल में गूंजी, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंक्यूवेल्ट। क्लाइन ने हैरानी से आसपास देखा, लेकिन ये आवाज तो... उसने लेनर्ड की तरफ देखा, जो इमोशनल टोन में बोल रहा था, द डीप एयर लिसन्ड राउंड हिम एज ही रोड, एंड ऑल द लो विंड हार्डली ब्रीथ्ड फॉर फियर। क्लाइन ने सोचा, अरे ये आदमी अभी भी पोएम रिसाइट कर रहा है। कौन सी पोएम है? और उसी वक्त वही आवाज फिर गूंजी, अरे ये आदमी अभी भी पोएम रिसाइट कर रहा है। कौन सी पोएम है? लेनर्ड का चेहरा जकड़ रह गया। उसने मुंह बंद किया, सर हिलाकर मना किया, लेकिन अगले ही सेकंड उसके बगल से आवाज आई, मैंने कुछ भी नहीं बोला। क्लाइन ने सोचा, क्या हो रहा है? स्ट्रेंज। और वही आवाज फिर गूंजी, क्या हो रहा है? स्ट्रेंज। तभी ऑड्रे की जेंटल मम्बलिंग आवाज आई, ये हॉल हमारे थॉट्स को सराउंड कर रहा है और उन्हें कंजोर भी कर रहा है। जब मैंने वो बड़ा पिलर देखा तो मैं सोच रही थी कि ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन कैसा दिखता होगा, माइंड ड्रैगन के ब्लूप्रिंट के हिसाब से। मैं जो भी बोल रही हूं, नहीं, हॉल बोल रहा है। अरे वाह, ये हॉल तो ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए परफेक्ट है। क्लाइन ने सोचा, अच्छा हुआ मैंने कुछ अजीब नहीं सोचा। अब सोच को कंट्रोल करना होगा, कॉजिटेशन यूज करता हूं। और तभी उसके आसपास आवाज आई, सोच को कंट्रोल करना होगा, कॉजिटेशन यूज करता हूं। ऑड्रे के थॉट्स भी सुनाई दिए, तो मिस्टर वर्ल्ड का इनर वर्ल्ड ऐसा है जैसे कोई स्कूल शुरू करने वाला बच्चा बार बार याद दिला रहा है, और उसका कॉजिटेशन का इमेज स्फेरिकल लाइट्स का है। कितना खूबसूरत है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही, मिस्टर वर्ल्ड, मैं सीरियस हूं। उसने अपने होठ दबा लिए। लेनर्ड के आसपास तो अभी से हा 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 की आवाज गूंज रही थी। क्लाइन ने सोचा, ये दोनों... नहीं, मैं फेलो क्यों कह रहा हूं, पोलाइट बनो। और हॉल ने वही रिपीट कर दिया, ये जगह ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए परफेक्ट है। शायद इसे हॉल ऑफ ट्रूथ कहना चाहिए। ऑड्रे ने बिना मुंह खोले ही पूछा, वो कौन सा गेम है? क्लाइन ने जवाब दिया, सोचते हुए, शायद रॉजल एम्परर ने इन्वेंट किया होगा। मैं सोचता हूं कि कुछ ऐसा ना सोचूं। सीरियसली, बिना कॉजिटेशन के सोच को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। और हॉल ने उसे फिर बिट्रे कर दिया। ऑड्रे हंसी, क्लाइन की ऐसी भी साइड है, मैं पहले कभी रीड नहीं कर पाई। लेनर्ड, क्लाइन, आज तेरी ये हालत है। अरे मैंने क्या कह दिया? ऑड्रे का थॉट, क्लाइन? क्लाइन का कंप्लेंट, शायद इन्हें मैरियोनेट बनाकर ही इनकी सोच रोक सकता हूं। अरे मैं क्या सोच रहा हूं, शांत हो, शांत। उसने गहरा सांस लिया और ध्यान मैटर पर लगाया। चलो म्यूरल्स देखते हैं। पुराने जमाने में म्यूरल्स मेमोरीज रिकॉर्ड करने का एक इंपॉर्टेंट तरीका था। इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। ऑड्रे का थॉट, क्लाइन, ये मिस्टर वर्ल्ड का रियल नाम है? नहीं नहीं, ज्यादा मत सोचो, मिस्टर वर्ल्ड गुस्से में आ जाएंगे, शायद एम्बैरेस्ड हो जाएंगे। ये सब लाए की गलती है। मिस्टर वर्ल्ड, बिलीव मी, शांत हो, फोकस।
ऑड्रे ने अपने स्पेक्टेटर पावर्स से सोच को कंट्रोल किया और राइट साइड के म्यूरल पर नजर घुमाई। लेनर्ड थोड़ा कम कंट्रोल कर पा रहा था। उसके आसपास अभी भी रैंडम थॉट्स गूंज रहे थे। मैरियोनेट बनाना, ये आदमी अब इतना डेंजरस है। टिस्क टिस्क, मिस जस्टिस की रिएक्शन इंटरेस्टिंग है। बहुत दिन बाद इस आदमी को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में देखा है। जब क्लाइन और ऑड्रे सीरियसली म्यूरल्स देखने लगे और अपने थॉट्स से बातचीत करने लगे, तब जाकर लेनर्ड का ध्यान भी इकट्ठा हुआ। राइट साइड का म्यूरल हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स दिखा रहा था। ह्यूमंस का कंस्ट्रक्शन, स्नो कवर्ड प्लेन्स, वॉर, माइग्रेशन, अलग अलग नेशंस और सिटीज, टावर्स और फ्रूट्स जो जीरो कम्युनिकेशन बैरियर्स दिखा रहे थे। म्यूरल्स एंट्रेंस से शुरू होकर ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन के तख्त पर खत्म होते थे। आखिर की तरफ क्लाइन ने एक फेमिलियर फिगर देखा, एक जाइगैंटिक ड्रैगन, ब्लूइश ब्लू आइज, आइस क्रिस्टल स्केल्स, किंग ऑफ द नॉर्थ, ओलेसन। क्या बुक वर्ल्ड का डेवलपमेंट इन्हीं म्यूरल्स पर बेस्ड है? क्लाइन का थॉट एक्सपोज हो गया। उसने पीछे देखा। ब्लरी फेस्ड एडवेंचरर्स फ्रॉस्ट ड्रैगन का शिकार कर रहे थे, फिर एक दरवाजा खोलकर जा रहे थे। स्नो मेल्ट हो रहा था, पिसोट जैसे सिटीज उभर रहे थे। फिर वेदर ठंडा होने लगा, जैसे कोई नई कहानी शुरू होने वाली हो। ऑड्रे का थॉट, क्या म्यूरल की कंटेंट्स फिजिकल वर्ल्ड में भी रियलिटी बन जाएगी? लेनर्ड का थॉट, ये दीवार, ये म्यूरल इतना ऑर्डिनरी है, स्ट्रीट आर्टिस्ट से भी बेकार है। ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन का रेजिडेंस है, ये एंशिएंट गॉड की पावर है। क्लाइन ने कहा, पॉसिबल है, चलो दूसरी तरफ के म्यूरल्स भी देखते हैं। तीनों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया और दूसरी तरफ चले गए। यहां पहला म्यूरल देखकर ही क्लाइन की आंखें फैल गईं। इस म्यूरल में एक जायंट था, ब्लरी लुक्स, ग्रेइश ब्लू स्किन, सिंगल वर्टिकल आई, और उसके हाथ में थी एक हार्ड कवर्ड बुक। अगले म्यूरल्स में कॉमन एलिमेंट था गोट स्किन बाइंडिंग। एक डार्क ब्राउन कवर्ड बुक एल्व्स ने पाई। उसकी सरफेस पर शब्द बदले, कलेक्शन में रख दी गई, अलग अलग लोगों के हाथ लगती रही, आखिर में क्लाउड्स के ऊपर उठकर कॉस्मॉस में पहुंच गई और एक जाइगैंटिक क्लॉ पर लैंड की। अगले म्यूरल में किताब का समुद्र के ऊपर अचानक अपीयरेंस हुआ, एक ब्लरी शिप के अंदर रही। उससे जस्ट पहले वाले म्यूरल में एक आदमी ने, जो टॉप हैट पहने था, उस किताब को उस शिप से लेकर चला गया। और आखिरी म्यूरल, जो उस बड़े पिलर के पीछे था, जो ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन का तख्त लगता है, उसमें वही किताब एक क्लासिक क्विल से मिली। यहां सारे म्यूरल्स खत्म। साउंड इफेक्ट, शार्प इनटेक ऑफ ब्रेथ। लेनर्ड का शॉक्ड आवाज गूंजा, 008। क्लाइन के थॉट्स फिर से बाहर आए। क्या ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन किताब और क्विल का एक सेट बनाना चाहता था? क्या होता जब इंस जैंगविल से लड़ा था, तब ये सीन ऑलमोस्ट हो ही जाने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि किताब मेरे हाथ में आ गई। फिर मैंने उसे मिस्टर फूल को सैक्रिफाइस कर दिया, वरना एडम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। उसने जानकर मदद की थी। और हाँ, जब ग्रोसेल्स ट्रैवल्स के अंदर एसेटिक ने एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम का जिक्र किया था, तब फ्रॉस्ट ड्रैगन ने कैंप पर अटैक किया था। क्या किताब खुद उसे बोलने नहीं दे रही थी, या एडम ने उसके थॉट्स सुन लिए थे, जिससे कनेक्शन बन गया और उसकी नजर पड़ गई, जिससे रिएक्शन हुआ? ऑड्रे का थॉट, क्या म्यूरल की कंटेंट्स फिजिकल वर्ल्ड में भी रियलिटी बन जाएगी? तो दोस्तों, क्या सीन है! हॉल ऑफ ट्रूथ ने सब कुछ उजागर कर दिया। अब पता चला क्लाइन का रियल नाम और 008 का राज भी। क्या ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन और एडम का कोई प्लान था? क्या ये किताब और क्विल मिलकर कुछ और बना सकती थी? और अब क्या होगा? अगर आप भी ऐसे हॉल में जाएं, तो आपका सबसे एम्बैरेसिंग थॉट क्या होगा? कमेंट में जरूर बताना। अरे भाई, आज का चैप्टर है द कॉल फ्रॉम बिहाइंड द डोर। और वाह, क्या डोर है जो इतना डरावना कॉलिंग कर रही है। तो जहां हमने छोड़ा था, ऑड्री के थॉट ने सबके दिल हिला दिए थे। क्या ये म्यूरल की कंटेंट्स फिजिकल वर्ल्ड में भी रियलिटी बन जाएंगी? ये बात सुनकर क्लाइन और लेनर्ड दोनों के अंदर एक ही सवाल उठा। अगर एक तरफ के म्यूरल्स बुक वर्ल्ड की हिस्ट्री डिसाइड करते हैं तो ये अमेजिंग है, लेकिन अगर दूसरी तरफ के म्यूरल्स रियल वर्ल्ड को अफेक्ट करते हैं तो ये किसी डेटी की परफॉर्मेंस जैसा है। लेनर्ड ने लो वॉइस में कहा, इतना एग्जैजरेटेड नहीं होगा ना? लेकिन क्लाइन एनालिसिस मोड में चला गया। 008 सिर्फ एक बड़े सिटी को अफेक्ट कर सकती है, सीक्वेंस 1 ऑथर भी शायद ऐसा ही है, और विजनरी की यूनिकनेस एडम के पास है। फिर ये सिटी ऑफ मिरेकल्स किस चीज पर भरोसा करके गारंटी करती है कि म्यूरल रियल हो जाएगा? पुराने जमाने की ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन की डिवाइन पावर। जब ये किताब बनी तब म्यूरल की कंटेंट्स कलेक्टिव सबकॉन्शियस में ब्रांड हो गईं, इसलिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसे पूरा कर रही हैं बिना जाने। अगर ऐसा है तो नया म्यूरल बनाना बेकार है, जो कि ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन तो मर चुका है, कोई और डिवाइन पावर नहीं बचेगी। लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं।
अगर नया म्यूरल रियल वर्ल्ड में हो जाता है तो मतलब ये सिटी ऑफ मिरेकल्स सही में लाइफ सीड है और इसमें बड़ा राज है। स्पेक्टेटर पाथवे की गहराई हम सोचते हैं उससे भी गहरी है। लेनर्ड ने मरमर किया, ऑथर, ऐसी भी कोई पोशन है? ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन से विजनरी का इन्फ्रेंस तो समझ आता है, लेकिन ऑथर नाम सुनकर इमेजिनेशन और भी भागना शुरू हो जाती है। ऑड्री, जो स्पेक्टेटर पाथवे के हाई सीक्वेंस पोशंस के नाम जानती थी, ने सोचा, यूनिकनेस, मिस्टर वर्ल्ड कितनी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, इंप्रेसिव। अरे, मैंने उसे डायरेक्ट तरीके से तारीफ कर दी। मिस्टर वर्ल्ड ने सुन लिया। ये हॉल अडैप्ट करने में कितना मुश्किल है। नहीं मिस्टर वर्ल्ड, मैं सच तारीफ कर रही हूँ। उसने थोड़ी शर्म महसूस की, फिर जल्दी से अपना मूड एडजस्ट किया। क्लाइन ने सोचा, साइकाइट्रिस्ट है, जल्दी एडजस्ट कर लेती है। ऑड्री का थॉट, मिस्टर वर्ल्ड उतने कोल्ड नहीं है जितने दिखते हैं, अंदर से तो ऐसे ही मटर करते हैं। अरे, मैंने कुछ नहीं कहा। लेनर्ड के आसपास आवाज आई, क्लाइन का गर्मन स्पैरो अच्छा डिस्गाइज है, सब सोचते हैं कि वो कोल्ड और क्रेजी है। हे, कौन जानता है। लेनर्ड के थॉट्स भटकने ही वाले थे कि एक आवाज ने रोका, चुप। लेनर्ड ने गर्मन स्पैरो को देखा, हाथ फैलाए हंसी रोकते हुए बोला, देखो, इतना कोल्ड नहीं है ना। क्लाइन का इंस्टिंक्टिव रिटॉर्ट आया, बिना कॉजिटेशन के कंट्रोल नहीं हो रहा। कोल्ड? मैं अनशैडोड क्रूसिफिक्स तेरी हेड पर रख दूंगा। अगर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक नहीं चाहिए तो डोनेट कर दे उनको जिनको जरूरत है। ऑड्री ने दोनों को देखा, दिल धड़क उठा। इनके अंदर इतना ड्रामा है। मैं सिर्फ मिस्टर स्टार के बारे में जानती थी। मिस्टर वर्ल्ड के पोकर फेस के नीचे ये सब था। जायंट, बॉस, मिनी। एक्सपीरियंस्ड ऑड्री ने अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए अपने घर के कुत्तों और घोड़ों के नाम लेने शुरू कर दिए। लेनर्ड ने अटेंशन डाइवर्ट किया, ये कौन है? ऑड्री ने पोलाइटली जवाब दिया, मेरे घर के कुत्ते और घोड़े। क्लाइन को याद आया, एक कुत्ता 450 पाउंड्स का होता है। जब उसने मेगर मैनर खरीदा था तब बटलर वॉल्टर ने हंटिंग डॉग्स खरीदने की सलाह दी थी। ऑड्री का थॉट, मिस्टर वर्ल्ड का पहला थॉट प्राइस पर क्यों जाता है? लेनर्ड ने होंठ दबाए, बिना बोले ही जवाब दिया, ये नॉर्मल है, ये आदमी हमेशा से ऐसा ही है, मुझे याद है। क्लाइन ने कॉफ करके बात को मोड़ा, बाकी एरियाज एक्सप्लोर करते हैं, टाइम मिला तो म्यूरल्स पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। है, ये हॉल सब कॉम्प्लिकेट कर देता है, प्राइवेसी तो पूरी तरह एक्सपोज हो जाती है अगर ध्यान न दे। ऑड्री और लेनर्ड बिना चाहे ही हंस पड़े। ऑड्री ने सीलिंग की तरफ देखा, बिजनेस मोड में आ गई। राइट म्यूरल बुक वर्ल्ड कंट्रोल करता है, लेफ्ट रियलिटी को अफेक्ट करता है। अगर सीलिंग पर म्यूरल बनाए क्या होगा? क्लाइन ने तुरंत कनेक्ट किया, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन की अथॉरिटी में कम से कम 3 चीजें हैं। 1, एनविजन किंगडम फिजिकल वर्ल्ड पर उतर आएगा। 2, डिक्लेयर्ड फ्यूचर रियल वर्ल्ड में हो जाएगा। 3, इमेजिन्ड ऑब्जेक्ट्स कंजोर हो जाएंगे। पहला पॉइंट राइट म्यूरल से मैच करता है, दूसरा पॉइंट लेफ्ट म्यूरल से। तो क्या सीलिंग का ब्लैंक स्पॉट तीसरी अथॉरिटी से रिलेटेड है? ऑड्री ने समझा, मतलब सीलिंग पर जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे वो कंजोर हो जाएगा और उसे यूज कर सकेंगे। लेनर्ड ने सजेशन दिया, तो फिर मैं ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन ही ड्रॉ कर दूं। क्लाइंट ने उसकी तरफ ग्लैंस मारा, पहले तुम्हें ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन को ब्रेकडाउन और लूज कंट्रोल किए बिना देखना होगा। दूसरा, उसके बॉडी के मेन डिटेल्स रिस्टोर करने होंगे। तीसरा, तुम्हें ड्राइंग आनी चाहिए। लेनर्ड ग्रम्बल किया, अभी नहीं आती लेकिन फ्यूचर में सीख सकता हूं। होम ट्यूटर रख लूंगा। और मेन डिटेल से क्या मतलब है? बॉडी स्ट्रक्चर या गॉडहुड के सिंबल्स और लेबल्स? ऑड्री ने होंठ दबाए ब्रिस्क टोन में कहा, हंसी रोकते हुए, मैं ड्रॉ कर सकती हूं, नोबल लेडी की बेसिक स्किल है और ऑड्री इसमें टैलेंटेड है। क्लाइन, हाँ, फ्यूचर में ट्राई कर लेंगे। उसने आगे बढ़कर हॉल के सामने वाले बड़े पिलर की तरफ देखा। ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन का थ्रोन लगता था। उसके प्लान के हिसाब पहले पूरी सिचुएशन समझनी थी, फिर डीप एक्सप्लोरेशन। लेनर्ड के सवाल ने उसके जहन में एक और बात जगा दी, गॉडहुड के सिंबल्स और लेबल्स, इसमें मिक्स्ड नॉलेज भरा होता है। सर्वाइवल करने वाले उसे देखकर पोशन फॉर्मूलाज और बियॉन्डर पावर्स सीख सकते हैं, लेकिन पहली ब्लास्फेमी स्लेट से पहले अगर कोई डेमी गॉड या एंशिएंट गॉड को सीधे देख ले और सर्वाइव कर ले तो क्या मिलेगा? तब तो पोशन फॉर्मूलाज थे ही नहीं। क्या मिथिकल क्रीचर फॉर्म स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने से ही गॉडहुड में ये नॉलेज आती है, या पोशन फॉर्मूला आने के बाद किसी भी तरीके से एडवांस होने वाले मिथिकल क्रीचर्स के अंदर ये नॉलेज फॉज हो जाती है? अगर ये 2 रीजन सही हैं तो मतलब गॉडहुड की नॉलेज चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है। क्या मराउडर पाथवे के एंजल्स ये नॉलेज अल्टर कर सकते हैं या डायरेक्टली डिलीट? ऑड्री ने आह भरी, मिस्टर वर्ल्ड के कंसिडरेशंस कितने डीप और प्रोफाउंड हैं, बहुत हाई लेवल की बातें हैं। लेनर्ड ने सोचा, ऐसा भी होता है? वापस जाकर ओल्ड मैन से पूछूंगा, यह आदमी कितना कुछ जानता है। गर्मन स्पैरो बनने में बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करता, कम से कम ये सेंस ऑफ प्रोफंडिटी तो उसकी ही है। क्लाइन, शुक्रिया तारीफ का, बस करो। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की और एंशिएंट गॉड के थ्रोन की तरफ देखा। वो अब स्पिरिट बॉडी फॉर्म में थे। हॉल ने फ्लाइट रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी स्पीड ह्यूमन फॉर्म से ज्यादा थी। तभी क्लाइन ने देखा उस पिलर के पीछे एक डार्क टनल है।
ऑड्री का सबकॉन्शियस थॉट आया, कुछ दिख नहीं रहा, काश लाइट होती। और तुरंत ही उस टनल में एक शुद्ध नरम लाइट चमकी, पूरी टनल को रोशन कर दिया। अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ी। तीनों ने टनल के आखिरी एंड पर एक डबल ब्रॉन्ज डोर्स देखी। दरवाजों पर अंगूठियों से ज्यादा ऐसे सिंबल्स थे जैसे कई चेन्स जो पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रही हैं, किसी चीज को सील कर रही हैं। एक भारी और मिस्टीरियस फीलिंग आ रही थी। ड्रैगन्स की सिटी ऑफ मिरेकल्स में, एक एंशिएंट गॉड के रेजिडेंस में, उसके थ्रोन के पीछे एक सील डोर। एक ही पल में तीनों ने जैसे दरवाजे के अंदर की अंधेरों में देख लिया। फिर उन्होंने सुना धड़कन की आवाज, लेकिन वो उनकी अपनी थी और वो अब स्पिरिट बॉडी स्टेट में है, उनका दिल ही नहीं है। उसी वक्त क्लाइन के हाथ में अनशैडोड क्रूसिफिक्स से ब्रॉन्ज ग्रीन रंग उतरकर नीचे गिरने लगा और उसकी जगह एक प्योर लाइट से बना जिस्म दिखाई दिया, जैसे सूरज की रोशनी। क्लाइन, ऑड्री, लेनर्ड तीनों को एक बैफलिंग सेंस ऑफ कोल्डनेस महसूस हुई, जैसे हर सेल का अपना सेंटियंस हो गया हो और वो अलग सेल्फ बनाना चाहते हों। उनकी इल्यूजनरी विजन में ब्रॉन्ज डोर के पीछे अंधेरों में एक आंख खुली। उसकी प्यूपिल अंधेरी थी जिसमें घोंसली ब्लू क्रैक्स थे। एक के बाद एक ऐसी ही आंखें खुलती चली गईं, इतनी कि गिनना मुश्किल था, और उनकी नज़र थी कोल्ड, इंटेंटली स्टेरिंग। उसी मोमेंट बिना किसी हेजिटेशन के क्लाइन का स्पिरिट बॉडी फैला और लेनर्ड और ऑड्री को घेर लिया। उसने समनिंग खत्म की और वापस ग्रे फॉग के ऊपर चला गया। हाय, क्या हुआ? कौन थी वो आंखें? क्या कॉलिंग थी? कौन है डोर के पीछे? क्या 8 स्टोन माइल वही है? दोस्तों, आखिरकार हम ग्रे फॉग के ऊपर वापस आ गए। यहाँ सेफ्टी है, यहाँ कोई थॉट्स एक्सपोज नहीं होते। तो जहाँ हमने छोड़ा था, क्लेन, ऑड्री, लेनर्ड तीनों वापस आए हैं। उनकी स्पिरिट बॉडीज अभी भी थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन वो भयंकर कोल्डनेस और कॉन्शियसनेस के अलग होने का एहसास अब नहीं है। क्लेन ने गवर्नमेंट स्पैरो वाली आवाज में पूछा, अब तुम दोनों कैसे फील कर रहे हो? लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी। मेरी इमेज मिस जस्टिस के सामने खत्म हो गई। अंदर की सारी ग्रम्बलिंग्स, थॉट्स, एनालिसिस सब एक्सपोज हो गए। सब लेनर्ड की गलती है। डॉक्टर ने कहा था मास्क न पहनूं, लेकिन मैंने तो पतला वाला भी उतार दिया। उसने अपने थॉट्स रोक लिए और आसपास डर से देखा। हॉल ऑफ ट्रूथ का ट्रॉमा अभी तक है। ऑड्री और लेनर्ड भी पीटीएसडी से ग्रसित लग रहे थे। एक ने होठ दबाए, दूसरा सीधा बैठ गया, जैसे कुछ सोचने से डर रहे हों। चंद सेकंड्स के साइलेंस के बाद उन्हें याद आया कि द वर्ल्ड ने पूछा है। ऑड्री ने प्रोफेशनली अपना साइको एनालिसिस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ प्योरीफाई हो रहा था। एक इल्यूजन था कि मैं दूसरी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी। नहीं, दूसरी पर्सनैलिटी नहीं, जैसे मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्शियसनेस जाग रहा हो जो मेरा नहीं था। अब वो गया है। प्रेज बी टू मिस्टर फूल। क्लेन ने सोचा, ऐसी ग्रैटिट्यूड में ओपनली एक्सेप्ट कर सकता हूं। अच्छा हुआ हॉल ऑफ ट्रूथ में इनके थॉट्स द फूल की तरफ नहीं गए, वरना मैं जरूर रिप्लाई कर देता। फिर तो मेरा सेंस ऑफ शेम मुझे कंट्रोल से बाहर निकाल देता। मैं वर्म्स ऑफ स्पिरिट का गोला बन जाता। उसने सीरियसली जवाब दिया, प्रेज बी टू मिस्टर फूल। लेनर्ड, जो एवरनाइट गॉडेस का बिलीवर है, ने हेजिटेंटली रिपीट किया, प्रेज बी टू मिस्टर फूल। फिर उसने टॉपिक चेंज किया, मेरे साथ भी सब ठीक है, बस मुझे भी ब्रॉन्ज डोर के पीछे से कोई कॉलिंग महसूस हुई। तुम दोनों का? क्लेन ने अनशैडोड क्रूसिफिक्स और ब्लड वाली बॉटल टेबल पर रखी और कहा, मुझे भी वही लगा। ऑड्री ने क्लियर टोन में कंफर्म किया, मुझे भी इल्यूजन नहीं था, मैंने अपने माइंड का एनालिसिस किया। लेनर्ड ने चिन पकड़ी और सोचा, वो कौन सी चीज़ है जो एक एंशिएंट गॉड ने अपने थ्रोन के पीछे सील कर रखी है? अब उसकी इमेज भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसकी पॉस्चर कैजुअल हो गई। ऑड्री ने द वर्ल्ड की तरफ देखा। इस जेंटलमैन की एनालिसिस की एबिलिटी बहुत इंप्रेसिव है। क्लेन ने सोचकर 3 पॉसिबिलिटीज बताईं। पहली पॉसिबिलिटी, वो रियल वर्ल्ड सेकंड इपोक का कोई पावरफुल क्रीचर है, कम से कम सीक्वेंस 0 के करीब। ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन ने उसे यहाँ सील कर रखा है, लेकिन ये लाइकली नहीं लगता, क्योंकि एंशिएंट गॉड ने ये किताब बनाई, लाइव सीड इसमें डाली, रियल वर्ल्ड को अफेक्ट करने का प्लान है। अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट इतनी देर तक नहीं छोड़ता। ऑड्री ने हाँ कही, हम सब जानते हैं कि एक्सीडेंट्स को एलिमिनेट करना होता है, एंशिएंट गॉड तो और भी करेंगे। लेनर्ड ने चकल करते हुए कहा, शायद ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन ने फ्यूचर में कुछ सीन्स देखे थे और उसे लगता है कि ये सील्ड चीज उसके गोल्स अचीव करने में मदद करेगी। क्लेन, इसीलिए मैंने कहा पॉसिबल है, लेकिन हाईली इम्प्रॉबेबल। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये सील्ड चीज ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन की प्लॉय की है। जब ये किताब और 008 मिलेंगे तब सील खुलेगी और वो ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में वापस आएगा, कुछ चेंजेस लाएगा। मेरे हिसाब से इस थ्योरी की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसमें ड्रैगन ऑफ विजडम का ट्रू एटीट्यूड या इंटेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है। ऑड्री ने अपना व्यू पॉइंट शेयर किया। फिर वो क्या हो सकता है?
मिस्टर फूल ने कहा था कि एडम को 008 मिलने के बाद वो डिवाइन होने के और करीब आ गए हैं। टाइम्स चेंज हो गए हैं। क्या इसका मतलब एडम ने सारे इंग्रेडिएंट्स गैदर कर लिए हैं, सिर्फ रिचुअल बचा है? क्या मेरा अंडरस्टैंडिंग सही है? क्लेन ने क्लियर जवाब नहीं दिया। मुझे भी नहीं पता, मैं मिस्टर फूल से प्रे करके देखूंगा, शायद क्लियरर रेवलेशन मिले। लेनर्ड ने सोचते हुए कहा, ओल्ड मैन 4th इपॉक का एंजल है, 2nd इपॉक के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन एडम से अनजान नहीं है। मैं ट्राई करूंगा, ओल्ड मैन से पूछूंगा। ऑड्री ने सिंसियरली शुक्रिया अदा किया। ये स्पेक्टेटर पाथवे का मामला है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा कंसर्न है। फिर उसने तीसरी पॉसिबिलिटी बताई। क्या वो किताब वर्ल्ड की कोई चीज या मॉन्स्टर है जो यहां सील्ड है? क्लेन, हाँ, शायद किताब वर्ल्ड से क्लोजली रिलेटेड है। उसे डिस्ट्रॉय करने से किताब वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए एनक्वेल्ट ने बस उसे सील ही किया। ऑड्री ने थोड़ी देर सोचकर कहा, इस पॉसिबिलिटी पर मुझे एक आइडिया आया है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचती हूं। जब एनक्वेल्ट ने ये किताब वर्ल्ड एनविजन किया तो उसकी सी ऑफ कलेक्टिव सबकॉन्शियस भी उसकी साइकी, इमोशंस और फीलिंग से ब्रांडेड होगी। शायद सिटी ऑफ मिरेकल्स उसके सबसे एक्सट्रीम पार्ट्स को सील करती है। ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन की ट्रॉमा या फियर्स, उसके कॉन्शियसनेस की कोई टेरिफाइंग बातें इस ब्रांड पर प्रोजेक्ट हुई हैं। जब तक वो उन्हें डिफीट नहीं करता और अगर रियल वर्ल्ड में डील नहीं किया गया तो किताब वर्ल्ड की सी ऑफ कलेक्टिव सबकॉन्शियस डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, बस सील ही हो सकती है। अगर इग्नोर किया तो वो स्लोली पूरे सी को कंटैमिनेट कर देगी और हिस्ट्री के डेवलपमेंट को इंटेंडेड पाथ से डिविएट कर देगी। लेनॉर्ड इतना फोकस से सुन रहा था जैसे कभी रेड ग्लव्स मीटिंग्स में नहीं सुना। उसने पूछा, स्काई और माइंड पर राज करने वाले एंशिएंट गॉड को ऐसी कौन सी ट्रॉमा और फियर छोड़ गई जो इतनी इंटेंस है? ऑड्री ने फ्रैंकली सर हिला दिया। मुझे नहीं पता। अगर सिर्फ साइकोलॉजिकल एनालिसिस है तो थ्रोन के नीचे सिटी ऑफ मिरेकल्स के तल में टनल से पहुंचने वाली जगह, इसका मतलब ट्रॉमा और फियर का सोर्स अंडरग्राउंड से आता है। इसलिए ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन ने उसे सील किया नहीं, उसने अंडरग्राउंड से आने वाले मेंटल प्रोजेक्शन को आइसोलेट किया, वरना वो उसे थ्रोन के बाजू में हॉल की गहराई में स्पेशली क्रिएटेड जेल में क्यों नहीं रख सकता था? ऑड्री की बात सुनते ही क्लेन को याद आया मिस मैजिशियन और मिस जजमेंट की बात। उन्होंने एक एंशिएंट कासल के बारे में बताया था जिसके नीचे एक ब्रॉन्ज डोर थी जो अंडरग्राउंड से आने वाली किसी टेरिफाइंग फोर्स को सील करती थी। उसके पास जाने से करप्शन होता था, लोग ट्रैजिक डेथ मरते थे। एक ऐसा एंशिएंट कासल जो किसी अननोन चीज से बचने के लिए बना था, जिसे अननोन एरा के ह्यूमंस गार्ड करते थे। सैंग्विन ने उसे ढूंढा लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं सोचता था कि शायद डेविल से रिलेटेड है, डेमीगॉड ही एक्सप्लोर कर सकता है। क्या ये लाइव सीड के सील से रिलेटेड है? फिर उसे याद आया, कैटलिया की शिप फ्यूचर पर सफर के दौरान उन्हें एक डीप सी वेल मिला था। उसका सेलर नीना ने कहा था कि वो एक जायंट वेल नहीं है, गहरी अंधेरी है। अंदर की दीवारों पर स्ट्रेंज हनीकोम्ड कोरोजन के निशान है, आसपास कोलैप्स्ड आयरन बिल्डिंग्स हैं। एक सेंस में ये भी एक टनल है जो अंडरग्राउंड जाती है। क्लेन ने आसपास देखा और सोच समझकर कहा, मिस मैजिशियन ने जो बात बताई थी, डेलेयर फॉरेस्ट के एक अबैंडन कासल के नीचे डोर्स हैं जो एक पावरफुल करप्टिव फोर्स को सील करती हैं, याद है? ऑड्री की आंखें चमक उठीं। हाँ, क्या 2nd इपॉक के शुरुआती दौर में सुपरनैचुरल बीइंग्स का कोई कॉमन टेरिफाइंग एनिमी था जो अंडरग्राउंड से आता था? क्लेन, शायद, या फिर एपोकलिप्स की प्रिडिक्शंस की तरह डेंजर कॉस्मॉस से आती है। ऑड्री और लेनॉर्ड को इस बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए डीप डिस्कशन नहीं कर पाए। क्लेन, आज के लिए इतना ही। जब हमें सिचुएशन की थोड़ी समझ हो जाएगी तब म्यूरल्स पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, और याद रखना, सीक्रेट रखना है। उसने लेनॉर्ड की तरफ देखा। वापस जाकर मिस्टर फूल से प्रे करना कि वो हमारे सीक्रेट कीपिंग वाव के विटनेस बने। ऑड्री ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं यही हाइपोनेसिस यूज करके कुछ बातें भूल जाऊंगी ताकि वापस जाकर याद न रहे। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म होता है। हमने सीखा हॉल ऑफ ट्रूथ बहुत डेंजरस है और एम्बैरेसिंग भी। सिटी ऑफ मिरेकल्स के नीचे एक अजीब सी सील्ड डोर है। उस डोर के पीछे क्या है? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। शायद पुराने जमाने का कोई कॉमन अंडरग्राउंड एनिमी था। अब सब अपने सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या आपको लगता है कि वो डोर किस चीज को सील करती है? कमेंट में अपनी थ्योरी बताना। और हाँ, अगर आप भी अपने थॉट्स कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप भी हॉल ऑफ ट्रूथ के क्वालिफाई हो। दोस्तों, आज का चैप्टर है द आंसर टू क्वेश्चंस। और हाँ, इसमें हमें मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जवाब, लेकिन साथ ही कुछ नए सवाल भी। सीन शुरू होता है ग्रे फॉग के ऊपर। ऑड्री और लेनर्ड के जाने के बाद क्लाइन वहीं रहता है। वो चुपचाप बैठा रहता है। फिर उसने अपने आप से एक चीज मंगवाई,
वो है मैनिपुलेटर की बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक। एक ऐसा दिल जो बच्चे के मुट्ठी के बराबर है और उस पर ग्रेश वाइट रिंकल्स हैं। क्लाइन उसे उठाकर खड़ा हो गया और चला गया उस मिस्टीरियस स्पेस की गहराई में, जहां वो स्टेयरकेस ऑफ लाइट है जो एक डिवाइन किंगडम की तरफ जाती है। वहीं पर फ्लोटिंग ग्रेश वाइट क्लाउड्स हैं और एक अजीब सा डोर ऑफ लाइट है जिससे ट्रांसपेरेंट ककून्स लटके हुए हैं, वही जगह जहां ट्रांसमाइग्रेटर्स लटके हुए हैं। क्लाइन ने अपना राइट हैंड उठाया, मैनिपुलेटर की बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक को अपने चेस्ट के पास लाया और उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी एक्सटेंड की। वो देखना चाहता था कि क्या इन ककून्स के अंदर वालों के पास अभी भी कोई सबकॉन्शियस थॉट्स हैं? क्या उन्होंने मिलकर एक मिनिएचर सी ऑफ कलेक्टिव सबकॉन्शियस बनाई है? अगर हाँ, तो वो ह्वेन रैम्बिस की इस बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके उनके कॉन्शियसनेस में घुसना चाहता था, ताकि पता चल सके कि इन लोगों ने ट्रांसमाइग्रेशन से पहले क्या एक्सपीरियंस किया और उस लंबी स्लंबर के दौरान क्या महसूस किया। ये इंस्पिरेशन उसे आज की एक्सपीडिशन से मिली। लेकिन दिक्कत यह है कि ये बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक मिस्टिकल आइटम नहीं बनी, इसलिए इफेक्टिवली यूज करना मुश्किल है। एक ही पल में वो ग्रेश वाइट दिल धीरे धीरे धड़कने लगा। थंप थंप, मतलब अंदर के लोग अभी भी जिंदा हैं, बस एक खास स्टेट ऑफ स्लंबर में हैं। क्लाइंट की विजन में उनकी शक्लें ग्रेजुअली ब्लरी आइलैंड्स में बदल गईं, जो उनकी कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल आइलैंड्स भी ट्रांसपेरेंट ककून्स में फंसे हुए हैं, बाहर की नज़रों से अलग। वो इंटीग्रेट होकर सी ऑफ कलेक्टिव सबकॉन्शियस नहीं बना सकते। जब तक ककून डिस्ट्रॉय नहीं होता, माइंड वर्ल्ड में पहुंचना मुमकिन नहीं। क्लाइंट ने अपने आप से कहा और हाथ नीचे कर लिया। चंद सेकंड्स बाद उसने एक गहरा सांस लिया और वापस मुड़ गया। सीन चेंज। एम्प्रेस बरो, अर्ल हॉल की ऑपुलेंट विला। ऑड्री अपने सिल्क ब्लैंकेट के नीचे आराम से सो रही थी। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। वो बैठ गई, बेड के किनारे तक गई और सिंसियरली मिस्टर फूल से प्रे की कि वो उसके सीक्रेट कीपिंग वाव के विटनेस बने। फिर उसने एक पिलो अपने पीठ के पीछे रखा और एक्सप्लोरेशन की यादों को ताज़ा किया, जो अभी तक भूली नहीं थी। पुराने जमाने का इतिहास कितना इंटरेस्टिंग और डरावना है। मिस्टर स्टार की परफॉर्मेंस वैसी ही है जैसे मैंने उसे ऑब्जर्व किया है। ज्यादा केयर फ्री और कैजुअल, थॉट्स ईजिली वॉन्डर करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वो एक्सपीरियंस्ड और अक्यूट है, रादर रिलायबल है। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही है। कई लोगों में ऐसे मिक्स्ड लेयर्स होते हैं। मिस्टर वर्ल्ड सही में एक जेंटल पर्सन है। चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं दिखाते, लेकिन अंदर से हमेशा कुछ ना कुछ मटर करते रहते हैं। मिस्टर स्टार के साथ उनकी मेंटल कॉन्वर्सेशंस एक प्ले में अडाप्ट की जा सकती हैं। लोग उसे एक क्रेजी एडवेंचरर कहते हैं, जो अपने आसपास की परवाह नहीं करता, जो टारगेट देखकर डायरेक्टली गन निकालकर शूट कर देता है। लेकिन आखिरी पल मैंने सोचा था कि वो ब्रॉन्ज डोर के पास जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आखिर में वो भाग गया। नहीं, वो इतनी डिसाइसिवनेस से ब्रेक अवे कर गया। ऑड्री के होठ थोड़े से उठ गए। उसने एक कंक्लूजन निकाला। फैक्ट्स ने प्रूव कर दिया है कि मिस्टीरियस वर्ल्ड में जब तक कोई बिल्कुल रैशनैलिटी नहीं खो देता या सोचना छोड़ नहीं देता, कोई भी बियॉन्डर सच में क्रेजी काम नहीं करता। हमेशा केयरफुल और कॉशियस रहना पड़ता है। जो नहीं देखना ना देखो, जो नहीं सुनना ना सुनो। ऑड्री, तुम्हें ये याद रखना है। सीन चेंज। 7 पिंस्टर स्ट्रीट। लेनार्ड अपने जिस्म में वापस आया। उसने सोचा कैसे पल्ले जोरोस्तर से बात करे, फिर नॉर्मल आवाज में बोला, ओल्ड मैन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसके दिमाग में पल्लेस की स्लाइटली एज्ड आवाज आई। याद रखना, जितना ज्यादा पूछोगे उतना ही मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आज रात तुमने क्या किया। लेनर्ड, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। फिर सीधे मुद्दे पर आया। ओल्ड मैन, अमोन के भाई के बारे में तुम्हें क्या पता है? पल्लेस, ये डिपेंड करता है कि तुम क्या जानना चाहते हो। लेनर्ड ने सोचकर कहा, अमोन के भाई को 008 मिलने के बाद क्या वो सिर्फ रिचुअल से ही डिवाइन बनने से रह गया है? पल्लेस, प्रॉबेबली। अफर्मेटिव जवाब नहीं दिया। लेनर्ड को ये पसंद नहीं आया। उसने कहा, मुझे याद है तुमने एक बार कहा था सोलोमन एम्पायर के शुरुआती दौर में 2 किंग्स ऑफ एंजल्स, मेडिसी और ओरोबोरोस, अमोन और उसके भाई से बहुत डरते थे। मतलब वो तब भी डिवाइन होने के करीब थे। पल्लेस, मैंने सिर्फ पहला आधा सेंटेंस कहा था। मैंने नहीं बताया कि अमोन और एडम डिवाइन होने के करीब थे। मेडिसी और ओरोबोरोस के डरने की कई वजह हो सकती हैं। सिर्फ इस बेसिस पर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। उस सीक्वेंस 1 एंजल ने गला साफ करके आगे बताया, उनका डिवाइन होने के करीब होना एक पॉसिबिलिटी है। अमोन और एडम यूनिक अथॉरिटीज वील्ड करते हैं, उनसे डील करना मुश्किल है। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है।
एग्जाम्पल के लिए, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि एडम तुम्हारे बगल में बैठा है। तुम्हें नहीं पता कि जो तुम कर रहे हो वो उसने अरेंज किया है, और तुम्हें नहीं पता कि तुम अपनी ही मर्जी से उसके ट्रैप में चल रहे हो। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, अपनी नहीं। हालांकि मुझे भी ऐसे मामलों से सावधान रहना पड़ता है। गार्ड डाउन करने पर मेरे लिए भी बुरा हो सकता है। अमोन की बात करें तो उसके अंदर कई अलग अलग आइडियाज हैं और डू इट स्पिरिट है, जिससे लोग उसके मोटिव्स गैस नहीं कर पाते और सावधान नहीं रह पाते। ऊपर से वो डिसीट में मास्टर है, उसके पीछे हमेशा कोई कंस्पिरेसी होती है। उस एरा में ट्रू डेइटीज के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो उससे न डरता हो। ट्रू डेइटीज को भी सावधान रहना पड़ता था, वरना किसी भी वक्त उनकी अथॉरिटीज चोरी हो सकती थीं। लेनर्ड ने हाँ में सर हिलाया और टॉपिक डाइवर्ट किया। ओल्ड मैन, तुम्हें नहीं लगता कि स्पेक्टेटर पाथवे कोई सीक्रेट छिपा रही है? पल्लेज ने चंद सेकंड सोचकर कहा, एंजल लेवल से नीचे कोई सीक्रेट नहीं लगता, ऊपर की नहीं पता। फिर हेजिटेंटली जोड़ा, मैंने मेडिसी से सुना है स्पेक्टेटर पाथवे के हाई लेवल बियॉन्डर्स कंट्रोल खोने या पागल होने में सबसे मुश्किल है, लेकिन वही सबसे आसान भी है। लेनर्ड ने हैरानी से पूछा, क्यों? पल्लेज, मेरे पास कुछ गेसेस हैं, लेकिन नेसेसरी एविडेंस और लॉजिक नहीं है। अभी तुम्हें बताना नहीं चाहता। लेनर्ड ने हैबिचुअली ग्रम्बल किया, तुम्हारे पास कोई आइडिया या थ्योरी ही नहीं है ना? पल्लेज, मेरे सामने अपनी छोटी मोटी ट्रिक्स मत आजमाओ। बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुई। लेनर्ड ने आगे नहीं पूछा। उसने सोचकर कहा, ओल्ड मैन, मैं एक रियल ड्रीम में गया था, जहां पुराने जमाने के कई लोगों के साइकिक रिमेंस थे। क्या तुम एक विस्काउंट को जानते हो, मॉबेट जोरोस्तत को? मॉबेट। पल्लेज की आवाज अचानक से काफी एजेड हो गई, फिर नॉर्मल हुई। वो मेरी डायरेक्ट ब्लड लाइन की संतान है। एक बड़े वॉर के बाद गायब हो गया था। मैंने सोचा था कि अमोन या जेकब ने पासिंग में मार दिया, इसलिए मर्डरर डिवाइन नहीं कर पाया। लगता है बात इतनी सिंपल नहीं थी। लेनर्ड, बिल्कुल सही, उसने समरी में बताया। वो बहुत पहले मर चुका है, उसका कुछ साइकी बचा है। उस रियल ड्रीम में उसने एक एल्फिन सॉन्गस्टर से शादी की थी। पल्लेज ने चुपचाप सुना, फिर कुछ देर बाद बोला, अच्छा है। लेनर्ड चाहता था कि ये भी बताए कि मॉबिट भी पल्लेज को ओल्ड मैन कहता था, लेकिन अचानक से वो बोल नहीं पाया। बात यहीं खत्म कर दी। वापस क्लाइन के पास। उसने लेनर्ड और ऑड्री के वाव विटनेस करने के बाद रियल वर्ल्ड वापस आया। उसने ऑल्टर टाइडी किया, पेन पेपर निकाला और एक कॉम्प्लिकेटेड सिंबल ड्रॉ किया, जो कंसीलमेंट और मिस्ट्री प्राइंग का मिक्सचर था। वो अरोडिस को बुलाना चाहता था, ये पूछना कि कैसे उसने कंफर्म किया कि ग्रोसेल्स ट्रैवल्स सिटी ऑफ मिरेकल्स लिवसेड के गायब होने के बाद अपीयर हुई। 10 सेकेंड्स बाद रूम के फुल बॉडी मिरर पर फेंट एक्वियस लाइट चमकी। सिल्वर वर्ड्स अपीयर हुए, एक्सॉल्टेड, बेनिवलेंट, ग्रेट मास्टर, योर प्यूनी लॉयल हम्बल सर्वेंट अरोडिस इज हियर टू आंसर योर समनिंग। डू यू हैव एनी ऑर्डर्स फॉर मी? क्लाइन ने कहा, कुछ सवाल हैं। वो ग्रोसेल्स ट्रैवल से शुरू नहीं करना चाहता था, पहले कुछ लेस सेंसिटिव चीज पूछी। उसने सोचकर कहा, अरोडिस, डेलेयर फॉरेस्ट में एक अबैंडेंड कासल है। उसकी गहराई में एक पेयर ऑफ ब्रॉन्ज डोर्स है जो अंडरग्राउंड से आने वाली किसी पावर को सील करती है। तुम्हें पता है वो क्या है? उसके कहते ही मिरर की लाइट अचानक कम होकर बिल्कुल अंधेरी हो गई। उस अंधेरे में वाइट लिक्विफाइड वर्ड्स अपीयर हुए, आई केम फ्रॉम अंडरग्राउंड। दोस्तों, आज का चैप्टर है नो रिस्पॉन्स, और सही में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जहां हमने छोड़ा था, एरोडेस ने जवाब दिया था, आई केम फ्रॉम अंडरग्राउंड। ये सुनते ही क्लाइन की पीठ के नीचे ठंडक सी दौड़ गई। उसके प्यूपल्स फैल गए। वो तुरंत अपने मैरियोनेट से जगह बदलना चाहता था। नेक्स्ट डोर में एनुनी पड़ा था। एनुनी की आंखें खुल गई। उसका पेट फूलने और सिकुड़ने लगा, जैसे कोई दूसरा दिल धड़क रहा हो, बहुत धीमे से। उसी वक्त क्लाइन को याद आया वो सीन जब एरोडेस ने बताया था कि वो कहां से आया। एक अंडरग्राउंड होल से ब्लैक स्टिकी लिक्विड बाहर आई, उसमें से अनइवन नंबर ऑफ हाथ पैर निकले, मॉन्स्टर्स बने, और उसी प्रोसेस में एक छोटी सी लाइट भी बाहर आई जो एक रॉक पर लगी और उसमें फ्यूज होकर एक मिरर बन गई। एरोडेस सच में वो अंडरग्राउंड से आया, और ये वही अंडरग्राउंड है जो उस एंशिएंट अबैंडन्ड कासल की ब्रॉन्ज डोर से सील्ड है। पहले मैंने कनेक्ट नहीं किया, गलती नहीं थी। इतनी सी बातें अंडरग्राउंड से जुड़ी हैं, ज्यादातर का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता, जैसे एक कोल। क्लाइन ने अपनी कर्ज कंट्रोल की, शॉक इग्नोर किया और अनपिटर्ब्ड एक्सप्रेशन से पूछा, एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है? मिरर पर घासली पेल वर्ड्स बदले और एक बैफलिंग फीलिंग दी, जैसे रोने वाला हो। ग्रेट मास्टर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ। मैं सिर्फ सरफेस पर आया, मिरर बना और तब ट्रू सेंटियंस आई। पहले की कुछ याद नहीं। ओह हाँ,
एक चीज है जो रिलेटेड हो सकती है, सुनना चाहेंगे? क्लाइन: बोल। एरोडेस का एटीट्यूड ठीक था, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। मिरर के वर्ड्स का कलर थोड़ा रिकवर हुआ, प्योर वाइट हुए। क्या मैंने पहले नहीं कहा था, मैं आप में सपोर्ट और डोमिनेंस देखता हूं। और उस स्पेशल कॉलिंग के अलावा मुझे अंडरग्राउंड की तरफ भी ऐसा ही महसूस होता है। वो मुझे वार्म फील कराता है और मुझे सबमिट होना चाहता है। शायद इसीलिए मैं आपका सर्वेंट बना। क्या अंडरग्राउंड की चीजें भी ग्रे फॉग की तरह सपोर्ट और डोमिनेंस का एहसास दिलाती हैं? क्लाइन का दिल एक बार फिर धड़क उठा। अगर उसके क्लाउन पावर्स ना होते तो वो अपना कंपोजर खो बैठता। उस वक्त उसको एक चाइनीज जोक याद आया प्रीवियस लाइफ से, और उसने खुद को सब्स्टिट्यूट किया। क्या जो चीज एंशिएंट गॉड से डरवाती थी वो अंडरग्राउंड से आती थी? क्या एरोडेस भी अंडरग्राउंड से आया? क्या मैं भी अंडरग्राउंड से आया? ये रियली फनी और स्कैरी दोनों है। नहीं, ये जोक नहीं हो सकता। ग्रे फॉग के मिस्टीरियस स्पेस का ओरिजिनल ओनर, उस अजीब डोर ऑफ लाइट का क्रिएटर जो सब ट्रांसमिग्रेटर्स को खींचकर लाया, उसका अंडरग्राउंड से रिश्ता हो सकता है, या उसके साथ कई कनेक्शंस हैं। एक इनडिस्क्राइबेबल शैडो जैसे उस पर छा गई। उसने स्माइल करते हुए अपना मजाक उड़ाया। कुछ भी हो, ग्रे फॉग और ट्रांसमिग्रेशन की इन्वेस्टिगेशन के लिए नए क्लूज और डायरेक्शंस मिल गए। उसने खुद को संभाला और सोच समझकर पूछा, चर्चेज और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस को अंडरग्राउंड के उन सील्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या पता है? मिरर पर वर्ड्स वापस सिल्वर कलर में आए। ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ है। लगता है किसी पावर से कंसील कर दिया गया है। ये एक कंसीलमेंट तो नहीं? क्लाइन ने भौएं थोड़ी सी चढ़ाई, कुछ नहीं बोला। वर्ड्स आगे बने, लेकिन कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस में लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स के मुताबिक अंडरग्राउंड को डेविल्स और ईविल स्पिरिट्स का लेयर कहते हैं, ह्यूमैनिटी की डेकेडेंस का सोर्स, प्राइमोर्डियल सिंस और ईविल। क्लाइन ने सोचा, पहला वाला गलत है। जो सील्ड अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट है उसका डेविल से कोई लेना देना नहीं है। लेजेंड्स मिस्टीरियस सिंबल्स की तरह है। जो कहा जा रहा है उससे ज्यादा इसका आउटर स्किन छील कर देखो कि ये क्या सिंबलाइज करता है। ये सिंबलाइज करता है अंडरग्राउंड का डर, बॉडी से लेकर स्पिरिट तक, कॉन्शियसनेस से लेकर फीलिंग्स तक। उसने हाँ कही। तुम्हारी बारी सवाल पूछने की। ग्रेट मास्टर, आपके लॉयल और स्ट्रॉन्ग सर्वेंट एरोडेस की एक छोटी सी सजेशन है, सुनना चाहेंगे? सिल्वर वर्ड्स फिर से अपीयर हुए। क्लाइन को अंदाजा था। बोल। जब तक आप वापस डिवाइन नहीं हो जाते, अंडरग्राउंड से रिलेटेड किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए। एज एक्सपेक्टेड, क्लाइन ने आ भरी और कामली अगला सवाल पूछा। तुमने कैसे कंफर्म किया कि ग्रॉसेल्स ट्रैवल्स सिटी ऑफ मिरेकल्स लिवसेट के गायब होने के बाद अपीयर हुई? मिरर के वर्ड्स क्विकली डिस्टॉर्ट हुए, एक क्लम्प में मिल गए, फिर डिस्पर्स हुए। ये एक रेवलेशन है, स्पिरिट वर्ल्ड से मिली इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये ड्रैगन्स के सब्सिडियरी गॉड ड्रैगन ऑफ विजडम से ओरिजिनेट हुई है। इसलिए आपका लॉयल सर्वेंट मानता है कि कंफर्म की जा सकती है। ग्रेट मास्टर, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? कितना डायरेक्ट है? क्लाइन ने सोचा। ड्रैगन ऑफ विजडम, हेराबर्गन, शायद बुक वर्ल्ड में पहले ही आ चुका होगा और उस एंशिएंट गॉड के थ्रोन के पीछे वाली ब्रॉन्ज डोर के पास गया होगा। उसके ओमनीसियंस की वजह से अंडरग्राउंड में क्या सील्ड है उसका कुछ पता होगा। ऊपर से उसने ग्रॉसेल्स ट्रैवल्स में एक और गहरा सीक्रेट छुपा रखा है। मैं वेगली समझ सकता हूं, लेकिन पकड़ नहीं पा रहा। उसने जवाब दिया, नहीं। फिर उसने प्रोब किया, तुमने ड्रैगन ऑफ विजडम का ट्रू नाम क्यों नहीं बताया? एरोडेस, क्योंकि मैं किसी गॉड का नाम डायरेक्टली देने की हिम्मत नहीं करता। कंफर्म्ड आंसर। क्लाइन ने हाँ कही, आगे नहीं पूछा। तुम्हारी बारी। ग्रेट मास्टर, और कोई सवाल? वर्ड्स रैपिडली रीऑर्गेनाइज हुए। नहीं, आज के लिए इतना ही। क्लाइन ने सर हिला दिया। फिर उसे पहली बार का सीन याद आया। उसने जोड़ा, जब नए सवाल होंगे तब तुम्हें फिर से समन करूंगा। फुल बॉडी मिरर चमक उठा, सिल्वर वर्ड्स स्पार्कल हुए। यस मास्टर, योर लॉयल एंड स्ट्रॉन्ग सर्वेंट एरोडेस इज वेटिंग फॉर यू टू कॉल अगेन। इस बार एक सिंपल ड्राइंग नहीं, बल्कि एक व्हाइट कैट्स पॉ विद अ रेड सेंटर था। हर बार कुछ नया। क्लाइन के होठ थरथराए और मिरर नॉर्मल हो गया। वो अंधेरे में खड़ा रहा, क्रिम्सन मूनलाइट कर्टन से आ रहा था। कुछ देर चुपचाप खड़ा रहकर वापस अपने बेड पर गया और कॉजिटेशन की मदद से जल्दी सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, मंडे। क्लाइन 15 मिनट्स पहले उठा, अपने वैलेट एनोनी को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर आया और बटलर वॉल्टर से बोला, कल रात मैंने एक नाइटमेयर देखा। ब्रेकफास्ट से पहले कैथीड्रल जाना चाहता हूं। वॉल्टर सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन अजीब नहीं लगा। कैथीड्रल के दरवाजे खुलते ही कोई भी अंदर आ सकता है। उसने तुरंत कैरेज अरेंज किए और ड्वेन डांटेस को डोर तक पहुंचाया। जब क्लाइन सेंट सैमुअल कैथीड्रल पहुंचा, दरवाजे अभी नहीं खुले थे। वो 8 o'clock तक वेट किया, फिर फर्स्ट बैच ऑफ बिलीवर्स के साथ अंदर गया। फर्स्ट फ्यू प्यूज में बैठा, डार्क सेक्रेड एम्ब्लेम के सामने आंखें बंद की, ट्रैंक्विल माहौल में गॉडेस का ऑनरिफिक नेम एंशिएंट हर्मीज में रिपीट किया। द एवरनाइट गॉडेस हु स्टैंड्स हायर देन द कॉस्मॉस एंड मोर इटर्नल देन इटर्निटी,
You are also the Lady of Crimson, the Mother of Concealment, the Empress of Misfortune and Horror, Mistress of Repose and Silence. फिर नॉर्मल लोएन लैंग्वेली में ऑलमोस्ट साउंडलेसली बोला, डेलेयर फॉरेस्ट के बीच में एक एंशिएंट कासिल है, उसकी गहराई में एक एंशिएंट ब्रॉन्ज डोर है जो एक पावरफुल करप्टिव फोर्स को सील करता है। इस लेटेंट प्रॉब्लम को कैसे एलिमिनेट किया जाए? ये डेइटी को टेस्ट नहीं था, बल्कि एक ओपन रिपोर्ट थी। चर्च क्या रिएक्शन देगी, क्या देखेगी, वो अलग बात है। उसने इसे 7 बार रिपीट किया, फिर सीरियसली प्रे किया। टाइम गुजरा, क्वाइट और पीसफुल चर्च में क्लाइन उठा और अपने वैलेट एनोनी के साथ कैथीड्रल से बाहर आया। इस पूरे प्रोसेस में उसे कोई रेवलेशन नहीं मिला, ना ही एवरनाइट क्लॉइस्टर की मेट्रन एरियाना दिखी। ये फीडबैक ही कुछ कह रही थी। मैं इस अंडरग्राउंड सील के बारे में जानने के क्वालिफाई नहीं हूं। सीन चेंज, ईस्ट बरो, 2 बेडरूम अपार्टमेंट। फॉर्स ने ब्लैंकेट ऊपर खींचकर अपना सर ढक लिया। उसे यहाँ की कर्टन से नफरत थी। बहुत पतले और ट्रांसलूसेंट थे, मॉर्निंग सन को नहीं रोक पाते थे। इससे उसकी नींद की क्वालिटी अफेक्ट होती थी। बदलनी पड़ेगी। नहीं, शायद जल्द ही फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे ही उसके थॉट्स भटके, उसने बेडरूम का दरवाजा खुलते सुना और शियो की फेमिलियर आवाज आई। एक ही पल में उसकी ब्लैंकेट गायब हो गई और एक लेटर उस पर गिर गया। तुम्हारा लेटर, प्रिट्स हार्बर से, शियो। टीचर का रिप्लाई। फॉर्स अचानक बैठ गई, लेटर खोला और जल्दी से पढ़ा। चंद सेकंड साइलेंस के बाद बोली, मुझे बाहर जाना है, मेरा टीचर बैकलैंड पहुंच गया है। ये लेटर 2 दिन पहले आना चाहिए था। लेटर पर डेट और एड्रेस था। शियो ने फ्रेंड की तरफ देखा। यहाँ का पोस्टमैन इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देर तो नहीं हो गई। फॉर्स, खुशकिस्मती से टीचर ने कहा है कि वो 3 दिन वेट करेगा। वो जल्दी से बेड से उतरी, कपड़े बदलने लगी। उसे एहसास था कि इस बार वो अब्राहम फैमिली को और गहराई से समझ पाएगी और ट्रैवलर के पोषण फॉर्मूला और कुछ बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। एरोडेस अंडरग्राउंड से आया है और उससे ग्रे फॉग जैसा ही सपोर्ट और डोमिनेंस का एहसास होता है। क्लाइंट को चर्च से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब अंडरग्राउंड सील की इन्फॉर्मेशन उसके लेवल से ऊपर है। फॉर्स को अपने टीचर से मिलना है और शायद नई एडवांसमेंट की उम्मीद है। क्या आपको लगता है कि अंडरग्राउंड की सील्ड चीज और ग्रे फॉग का क्रिएटर एक ही है या कोई और कनेक्शन है? कमेंट में अपना थ्योरी बताना। दोस्तों, आज का चैप्टर है डोरियंस रिक्वेस्ट। और भाई, इसमें कुछ इमोशनल मोमेंट्स हैं, कुछ नई इन्फॉर्मेशन है और कुछ नए टारगेट्स भी। तो चलिए, सीन शुरू होता है शर्वुड बरो होप स्ट्रीट पर एक इन के बाहर। फॉर्स, जो अब एक स्क्राइब है, डायरेक्टली दीवार से गुजरकर रूम के अंदर आ गई, बिना किसी की नजर पड़े। फिर उसने एक स्पेसिफिक रिदम में दरवाजा खटखटाया। जल्द ही दरवाजा खुला और सामने आए डोरियन ग्रे एब्राहम। ब्लैक कपड़े, ब्रॉड शोल्डर्स, थिक आर्म्स। जेंटलमैन ने आसपास देखा और फॉर्स को अंदर आने दिया। डोर बंद करते हुए डोरियन ने आह भरकर कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी स्क्राइब बन जाओगी। उसके हिसाब से वो मिडिल एज्ड है और सीक्वेंस 7 एस्ट्रोलॉजर पर अटका हुआ है, लेकिन उसकी स्टूडेंट 1 साल में सीक्वेंस 9 से 6 तक पहुंच गई। एब्राहम फैमिली की ब्लड लाइन एक कर्स बन गई है। फॉर्स ने स्वीटली कहा, आपकी अच्छी टीचिंग्स की वजह से। वो सोशल गैदरिंग्स जाती है, इसलिए बोलना आती है। डोरियन ने उसे देखा, मुस्कुराकर सर हिला दिया। तुम मेरी एक ही स्टूडेंट नहीं हो, याद है? इतनी फास्ट एडवांसमेंट स्पीड सिर्फ एक और इंसान की थी। फिर उसने आगे बताया, अब तुम्हारा टारगेट है सीक्वेंस 5 ट्रैवलर, और मैं तुमसे और उम्मीद रखता हूं कि तुम सीक्वेंस 4 सीक्रेट सॉर्सरर तक पहुंचो, डेमीगॉड बनो। और फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तुम सही में डेमीगॉड बन जाओ तो एक हिडन एग्जिस्टेंस से प्रे करना और सुनना कि वो क्या कह रहा है। ये थोड़ा डेंजरस है, लेकिन सीक्वेंस 4 डेमीगॉड में इतनी पावर होगी कि विथस्टैंड कर सके। अगर कोई और एलिमेंट ना हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्स, जो ऑलरेडी जानती है, ने क्यूरियस बनकर पूछा, टीचर, क्या ये जवाब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है? डोरियन चंद सेकंड्स चुप रहा, फिर गहरा सांस लेकर बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, बहुत से लोग इसी जवाब की खोज में सैक्रिफाइस हो गए, कुछ नहीं मिला। टेंशन मत लो, इतनी भारी कीमत हमने इसलिए चुकाई क्योंकि हमारी फैमिली के ब्लड लाइन पर एक पुराना कर्स है और तुम हमारी ब्लड से रिलेटेड नहीं हो। मुझे इस जवाब से कर्स ब्रेक करने की उम्मीद नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ये कहां से आया और अपनी मौत का कारण समझना चाहता हूं। इतना कहकर उसने बात आधी छोड़ दी। फॉर्स को महसूस हुआ जैसे 1000 सालों का बोझ उसके टीचर के कंधों पर है।
वो सोच नहीं पा रही थी कि एक ही कर्स से एंसेस्टर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन का मरना कितना दर्दनाक होगा। टीचर की केयर याद कर फॉर्स ने आंखें नीची कर लीं और हाँ में सर हिला दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगी। डोरियन ने अपने फीलिंग्स को दबाया और हाँ कही। तुम्हारी सबसे अच्छी क्वालिटी है तुम्हारी काइंडनेस। फॉर्स थोड़ी एम्बैरेस्ड हुई और टॉपिक बदला। फैमिली? उसने याद दिलाया कि टीचर ने कभी एब्राहम फैमिली का जिक्र नहीं किया, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बताया था। डोरियन ने सीधा जवाब दिया, कर्स सॉल्व करने के लिए मेरी फैमिली के हर मेंबर ने उस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। फिर तुरंत सब्जेक्ट चेंज किया। इस बार इतनी जल्दी शिफ्ट क्यों हुई? फॉर्स ने हाफ ट्रूथ बताया। ऑफिशियल बियॉन्डर्स ने टारगेट किया और मेलमैन की कंप्लेन की। डोरियन ने कुछ नहीं कहा। डोर हटकर एक रिचुअल सेट किया और समन किया मैलीमाउथ को, एक म्यूजिक लविंग वॉइड क्रीचर। उसने उसे 3 चीजें उगलवाईं। नंबर 1, एक ट्रांसपेरेंट नियरली इल्यूजरी क्रिस्टल जो ट्रैवलर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है, पीस एंशिएंट गोट्स पार्चमेंट जो ट्रैवलर पोशन फॉर्मूला है, और एक छोटा हंटर्स बैकपैक जो सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स हैं। इस बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से तुम्हें कोई और मेन इंग्रेडिएंट्स गैदर करने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला है और इस बैकपैक में सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर प्रिजर्व करने का अच्छा तरीका नहीं है तो जल्दी से डाइजेशन खत्म करना। हाँ, पहले ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज थी जो स्पिरिट वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में इंस्टेंटली वापस ला सकती थी। अफसोस वो लॉस्ट हो गई। बिना फॉर्स के पूछे ही डोरियन ने आगे कहा, अगर तुम सही में डेमीगॉड बन गईं और मेरी विश पूरी की तो मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट आइटम दूंगा जो मेरे जिम्मे है। ये तुम्हारे टीचर की तुमसे एक एक्सपेक्टेशन है। क्या ये एब्राहम फैमिली की कोई पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट है? फॉर्स ने अंदाजा लगाया, लेकिन कोई प्रॉमिस नहीं किया। मैं कोशिश करूंगी। फिर उसने क्यूरियसली पूछा, टीचर, आपने कहा सीक्वेंस 4 सीक्रेट सॉर्सरर है, सीक्वेंस 3, 2 और 1 क्या है? डोरियन हंस पड़ा। तुम अभी सीक्वेंस 6 हो। ठीक है, सीक्वेंस 3 का नाम है वॉन्डरर, सीक्वेंस 2 है प्लेन वॉकर और सीक्वेंस 1 है की ऑफ स्टार्स। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। मैं स्पिरिट वर्ल्ड की चीजें याद दिलाना भूल ही गया था जो ट्रैवलर बनने के बाद याद रखनी चाहिए। कल आ जाना, डॉक्यूमेंट्स ले जाना। फॉर्स ने हाई सीक्वेंस पोशन नेम्स को याद किया और हाँ कही। फिर डोरियन ने एक और इंपॉर्टेंट बात बताई। सेम पाथवे की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। लो सीक्वेंस में ज्यादा ऑब्वियस नहीं, लेकिन जितना हाई सीक्वेंस उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। कभी कभी ये अट्रैक्शन डायरेक्टली महसूस नहीं होती, लेकिन आपको अननोइंगली उसी पाथवे के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर के पास ले जाती है। ट्रैवलर बनने के बाद इस बात पर ध्यान देना। उसने थोड़ा रुक कर कहा, अप्रेंटिस पाथवे के डेमीगॉड्स अब ज्यादा जिंदा नहीं हैं। उनमें से एक आदमी से खास सावधान रहना, बोटिस। वो ऑरोरा ऑर्डर का सेंट ऑफ सीक्रेट्स है और ल्यूइस की तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेटर है। कल मैं तुम्हें उसकी पोर्ट्रेट दूंगा। बोटिस। फॉर्स ने नाम जहन में उतार लिया। उस वक्त उसे समझ आया, शायद ल्यूइस वीन से पहली मुलाकात कोइंसिडेंस नहीं थी, बल्कि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स की अट्रैक्शन थी। टीचर के पास अप्रेंटिस पाथवे की कोई पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट है। फॉर्स ने यह थॉट सप्रेस किया और अप्रेंटिस की तरह कैसे एक्ट करना है इस पर एडवाइस लेना शुरू कर दिया। सीन चेंज। सिटी ऑफ सिल्वर, बर्ग हाउसहोल्ड। डेरिक बर्ग को याद आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन जो मिस्टर वर्ल्ड ने ग्रे फॉग पर शेयर की थी। जायंट किंग्स कोर्ट में जाने का एक छिपा रास्ता, वेनिंग फॉरेस्ट और बैरन टनल से। ये सिटी ऑफ सिल्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आफ्टरनून टाउन कैंप से आगे एक्सप्लोरेशन में जायंट किंग्स कोर्ट के करीब आने पर डार्कनेस के मॉन्स्टर्स और पावरफुल हो जाते हैं। चीफ को बताना होगा। डेरिक अचानक उठा और दौड़कर स्पायर की तरफ गया। उसने चीफ कोलिन इलियड से मिलकर मिस्टर हैंग्डमैन के बताए तरीके से कहा कि उसे आफ्टरनून टाउन के शैडो के म्यूरल्स में एक सीक्रेट पैसेज याद आई है जो जायंट किंग्स कोर्ट तक जाती है। कोलिन ने शांति से सुना, इंटरप्शन नहीं किया। आखिर में हाँ कही, अच्छा, तुमने अच्छा किया। इस कंट्रीब्यूशन के बदले तुम क्या एक्सचेंज करना चाहते हो? डेरिक तैयार था। एक मैच्योर मिंड ड्रैगन का कंप्लीट ब्रेन। कोलिन ने सोचकर कहा, अगर वो सीक्रेट पैसेज सही है तो उसकी वैल्यू मिंड ड्रैगन के ब्रेन से ज्यादा है। तुम कुछ और चूज कर सकते हो। क्या तुम्हें प्लांटर पाथवे की रिलेटिवली हायर सीक्वेंस की पोशन फॉर्मूला में इंटरेस्ट है? ये सवाल मिस्टर फूल के लिए है। डेरिक एनलाइटेंड हुआ और हैरानी से पूछा, क्या हमारे पास प्लांटर पाथवे की हायर सीक्वेंस फॉर्मूला है?
उसे याद नहीं था। कोलिन, बिल्कुल, तुम्हें याद होगा कि जायंट किंग की क्वीन गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट थी, लेकिन आसपास उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स नहीं है। कोई जल्दी नहीं, फिर सोच लेना। फिर उसने टॉपिक चेंज किया। क्या तुम अपने प्रीस्ट ऑफ लाइट पावर्स में स्किल्ड हो? डेरेक, हाँ। कोलिन थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने एडोलेसेंट बच्चे को देखते हुए पूछा, किस किस्म का सेंट लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट चूज करना चाहते हो? वाह, क्या सीन है। नंबर 1, फोर्स को मिल गया ट्रैवलर बनने का पूरा सेट। नंबर 2, एब्राहम फैमिली का कर्स और उनकी ट्रेजेडी का एहसास हुआ। नंबर 3, डेरिक को सिटी ऑफ सिल्वर के एक्सप्लोरेशन में बड़ी मदद मिलेगी। और नंबर 4, अब उसे सेंट लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट चूज करना है। क्या डेरिक कोई ऐसा आर्टिफैक्ट चूज करेगा जो उसे फ्यूचर बैटल्स में काम आएगा? क्या फोर्स डेमीगॉड बन पाएगी? और क्या वो हिडन एग्जिस्टेंस का जवाब पा पाएगी? आज का चैप्टर है 4 चॉइसेस। और भाई, चॉइसेस तो अच्छी है, लेकिन हर चॉइस के साथ एक बड़ा रिस्क भी है। तो जहां हमने छोड़ा था, डेरिक से चीफ कॉलिन ने पूछा था कि कौन सा सेंट लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट चूज करना चाहता है। डेरिक ने सोचा, सन पाथवे तो ऑलरेडी डार्कनेस के मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट स्ट्रांग है और उसके पास थंडर गॉड्स रोर भी है, इसलिए उसको ऑफेंसिव या सपोर्टिव आर्टिफैक्ट की जरूरत नहीं। उसे चाहिए कुछ जो डिफेंस में मदद करे। दोस्तों की पिटाई याद आने लगी। लेकिन फिर उसे समझ आया, ये सवाल उस आर्टिफैक्ट के लिए नहीं था, बल्कि उस आर्टिफैक्ट के लिए था जो वो मिस्टर फूल को देकर क्रिएटर्स क्रॉस ले सकेगा। उसने फ्रैंकली पूछा, योर एक्सीलेंसी, क्या आपके पास कोई सजेशन है? कॉलिन विंडो के पास गए, मुड़कर बोले, 4 सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं जो तुम्हारे लिए रिलेटिवली सूटेबल हैं। पहला, सोर्ड ऑफ सिल्वर डॉन, 1300 साल पहले मरे हुए एक एल्डर ने छोड़ा था। एबिलिटीज, मिलिशियस इंटेंट और कुछ एक्शंस हाइड कर सकती है। डिविनेशन और प्रोफेसी इंटरफेयर कर सकती है। एग्जैजरेटेड स्ट्रेंथ देती है। आसपास एक डॉन ले आती है जो ईविल और डीजेनरेशन से बचाती है। पावरफुल डिस्ट्रक्टिव हरिकेन ऑफ लाइट क्रिएट कर सकती है। इनविजिबल और स्टर्डी डिफेंसिव वॉल बना सकती है। जमीन से कनेक्ट होते ही इसकी डिफेंसिव स्ट्रेंथ अनशेकेबल हो जाती है। हिल्ट पर एक सिंगल आइड ह्यूज माउथेड हेड एनग्रेविंग है जो जिंदा लगता है। उसे अर्ब्स, ऑयल्स, मेडिसिन खिलाओगे तो अलग इफेक्ट्स, लाइटनिंग स्ट्राइक, फ्रीज, प्यूरिफिकेशन, डीके, एग्जॉर्सिज्म। नेगेटिव इफेक्ट्स, उसे उठाने के लिए कम से कम 180 सेंटीमीटर लंबा होना जरूरी है। 200 सेंटीमीटर से कम में फुल स्ट्रेंथ अनलीश नहीं हो सकती। हिल्ट पर जो हेड है वो बहुत बात करता है, नॉन स्टॉप। अगर जवाब नहीं दोगे तो क्रिटिकल मोमेंट में सॉर्ड रेजिस्टेंस छोड़ सकती है या अपने ओनर पर ही अटैक कर सकती है। अगर बात करोगे तो एज ऑफ मैडनेस तक पहुंच जाओगे। डेरिक ने सोचा, यही चाहिए, डिफेंस के लिए अच्छा है। उसने सुनना जारी रखा। दूसरा, ट्वाइलाइट मास्क, पहले चीफ ने छोड़ा था, एक स्कल से बना मास्क। एबिलिटीज, कोई भी मलिशियस इंटेंट, थॉट्स, इंक्लिनेशंस हाइड कर सकता है। वेरर को डेड इंसान जैसा फील कराता है। वेरर को रियल जायंट की पावर मिलती है और कंट्रोल ओवर अनडेड। जो भी लिविंग क्रीचर वेरर की आंखों में डायरेक्टली देखेगा तुरंत मर जाएगा। गॉडहुड वाले भी सीरियसली इंजर्ड हो जाएंगे। बिना डायरेक्ट आई कांटेक्ट के भी टारगेट स्लोली विदर हो जाएगा, जैसे डेथ की नदी पार कर रहा हो। टेरिफाइंग ट्वाइलाइट स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है, जिससे चीजें डिसइंटीग्रेट, रॉट और विदर हो जाती हैं। प्यूरिफिकेशन के अलावा बाकी अटैक्स वेरर पर असर नहीं करते, जैसे मुर्दे को कोई नहीं मार सकता। नेगेटिव इफेक्ट्स, एक्सट्रीमली डेंजरस, कुछ ना करते हुए भी आसपास के लोग अचानक मरने लगेंगे, इसलिए प्रॉपर सीलिंग चाहिए। पहनते ही अंडरवर्ल्ड से आने वाले शार्प श्रीक्स और हाउल्स सुनाई देंगे, जो मेंटल अटैक है, पागल कर देगी। 5 मिनट से ज्यादा पहना तो परमानेंट उसका स्लेव बन जाओगे। डेरिक ने सोचा, ऑलमोस्ट यूजलेस, सिर्फ सील ही किया जा सकता है। शायद सिर्फ मिस्टर फूल ही इसके नेगेटिव इफेक्ट्स इग्नोर कर सकते हैं। तीसरा, लाइफ स्केन, एबिलिटीज, लो इंटेलिजेंस वाले बियॉन्डर क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकती है। उनका इंसैनिटी थोड़े टाइम के लिए कम कर सकती है। इनकम्प्लीट स्पिरिट्स और मटेरियल से एल्केमिकल लाइफ बना सकती है। एक ऑर्डिनरी ह्यूमन जो लंबा टाइम एग्जिस्ट कर सके। डिफरेंट डॉल्स बना सकती है, स्टोन गोलम्स, मड गोलम्स, स्टील गोलम्स, जो लड़ाई में काम आए। जिस लिविंग क्रीचर को ये केन मारेगी, उसका मैडनेस और लूज कंट्रोल होने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। बॉडी म्यूटेट हो सकती है। वाटरमेलन, मशरूम्स, वीट निकल आएंगे। खाना नहीं है,
कंटैमिनेशन होगा। केन की टिप जिसे छू लेगी उसकी चोट कितनी भी सीरियस हो हील हो जाएगी। सिर्फ लूज कंट्रोल हुए लोग नहीं, आसपास वाइब्रेंट लाइफ फोर्स भर देती है। प्लांट्स और एनिमल्स तेजी से बढ़ेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। सिटी ऑफ सिल्वर की कर्स्ड लैंड पर काम नहीं करेगी। नेगेटिव इफेक्ट्स, कैरियर के म्यूटेट होने के चांसेस हाई हैं। जितना देर पकड़ेंगे उतना ज्यादा। एक्स्ट्रा ऑर्गन्स आ जाएंगे या बॉडी पार्ट्स मिसिंग होकर प्लांट से रिप्लेस हो जाएंगे। डेरिक को क्रीपी लगा। उसने पूछा, चौथा आर्टिफैक्ट? चौथा, फॉलन फ्लूट। एक डीमन से मिला जो कंट्रोल खो बैठा था। एबिलिटीज, एक प्लेन सिल्वर फ्लूट है। बजाते ही आसपास के लिविंग बीइंग्स अनअवॉइडेबल इल्यूजन में फंस जाएंगे। उनका गुस्सा, दर्द, दुखी, ग्रीड, वैनिटी, एरोगेंस, सब डिजायर्स रैपिडली बढ़ जाएंगे। किसी का माइंड एक्सप्लोड हो जाएगा, कोई सैनिटी खो देगा, कोई कंट्रोल। आसपास के सब सेंटिएंट बीइंग्स विल्डर के अलावा की मेंटल फैसिलिटीज डिटीरियोरेट हो जाती हैं, गलतियां करते हैं। फ्लूट का विल्डर डेंजर के लिए एक्सेप्शनली सेंसिटिव हो जाता है। कभी कभी 1-2 दिन पहले ही लाइफ थ्रेट प्रिडिक्ट कर लेता है। नेगेटिव इफेक्ट्स, जहां भी ये फ्लूट होगी वहां ह्यूमैनिटी ग्रेजुअली डीजेनरेट होगी। डिजायर सेंटर स्टेज आ जाएंगे, बिलीफ्स छूट जाएंगी। विल्डर कोल्ड हो जाएगा, नॉर्मल इमोशंस नहीं महसूस कर पाएगा। जितना यूज करेंगे उतना बुरा होगा। अपने पाथवे की एक्टिंग से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लूज कंट्रोल का रिस्क बढ़ जाएगा। कॉलिन ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? डेरिक ने कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बिल्कुल सही, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी नहीं करनी। 3 दिन बाद हम आफ्टरनून टाउन कैंप के लिए रवाना होंगे। उससे पहले अपना जवाब दे देना ताकि आर्टिफैक्ट से फेमिलियर हो सको। डेरिक ने सीरियसली बो किया और रूम से निकल गया। वो घर जाकर मिस्टर फूल से प्रे नहीं करना चाहता था। पहले ट्रेनिंग फील्ड गया, अपने सन डोमेन की थियोलॉजिकल स्पेल्स प्रैक्टिस करने। सिटी ऑफ सिल्वर का हैबिट है, डिसिप्लिन्ड और हार्डशिप झेलने वाले ही ज्यादा जीतते हैं। सीन चेंज, बैकलैंड ब्रिज एरिया, एक डार्क एली। शायो मिली अपने गोल्डन मास्ट MI9 मेंबर से, जो उस पर क्लियरली काइंडनेस दिखा रहा है। गोल्डन मास्ट ने कहा, जज पोशन फॉर्मूला में थोड़ा टाइम लगेगा, इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई। शायो ने होठ दबाए और आखिरकार फैसला किया, मुझे वो फॉर्मूला नहीं चाहिए। तुमने गिव अप कर दिया? गोल्डन मास्ट सरप्राइज्ड और खुश हुआ। शायो ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो साइड की तरफ मुड़कर बोली, मैं अपने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस कैश में एक्सचेंज कर लूंगी। गोल्डन मास्ट ने रिलीफ महसूस किया। अच्छा है, समझ गई। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। तुम्हारी माँ और भाई का नया फ्यूचर होगा। हाँ, अगर सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस कैश में करो तो लगभग 2000 पाउंड्स होंगे। मैं और ज्यादा दिलवा दूंगा। उसके बाद तुम MI9 की आउटर सर्कल मेंबर बनकर रह सकती हो। ऑफिशियल स्टेटस अनअफिलिएटेड बियॉन्डर्स के लिए यूजफुल है। शायो ने चुप रही, फिर होठ थरथरा कर बोली, शुक्रिया। उसने काइंडनेस महसूस की, लेकिन वो गिव अप करने वाली नहीं थी। उसने कैश इसलिए चूज किया क्योंकि उसने ऑलरेडी जज पोशन फॉर्मूला द वर्ल्ड गर्मिन स्पैरो से रिजर्व करवा ली है, और डिसिप्लिनरी पैलेडिन की भी बाद में मिलेगी। ऊपर से सरफेस पर गिव अप करने से MI9 की सस्पिशंस कम हो जाएंगी। शायो ने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया और एली से चली गई। अगला दिन ट्यूसडे मॉर्निंग, फोर्स अपने टीचर डोरियन से मिलने हैट्रिक इन आई। डोरियन ने आंखें मिचलाकर एक थिक स्टैक पेपर और एक पोर्ट्रेट दिया। ये स्पिरिट वर्ल्ड की चीजें हैं जो याद रखनी है, और ये बोटिस का पोर्ट्रेट है। फोर्स ने पोर्ट्रेट देखा। एक ब्लैक रोब्ड आदमी, 40 से कम उम्र, ब्राउन कर्ली बाल लेकिन फर्म फिलिंग, डार्क आंखें जिसमें काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स दिख रहे थे। सेंट ऑफ सीक्रेट्स। फोर्स ने अपने ट्रिक मास्टर पावर से पोर्ट्रेट को जला दिया। डोरियन ने अप्रूवल दिया, अच्छा, बहुत कॉशियस हो। फिर उसने सूटकेस उठाई। मुझे वापस प्रिट्स हार्बर जाना है, बैकलैंड में ज्यादा देर रुकना सस्पिशियस लगेगा। फोर्स जानती थी कि बैकलैंड का माहौल टेंस है, इसलिए उसे टीचर के जाने की जल्दी थी। उसने उसे रोका नहीं। टीचर के जाने के बाद फोर्स ने डोर ओपनिंग यूज करके होटल के पीछे वाली एली तक का सफर किया। जैसे ही वो एक स्ट्रीट पर घूमकर आई, अचानक उसने एक आदमी देखा। ब्लैक ट्रेंच कोट पहने उसकी तरफ आ रहा था। उसने एक ग्लांस मारा, फिर नेचुरली नजर हटा ली, लेकिन फोर्स की पीठ की मसल्स टाइट हो गई। उसकी आंखों में उस आदमी का चेहरा उभरा। एक आदमी जो 40 से कम उम्र का लगा, ब्राउन कर्ली बाल, फर्म फीलिंग, डार्क आंखें जिसमें काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स दिख रहे थे। बोटिस। हाय, फोर्स की मुलाकात सेंट ऑफ सीक्रेट से हो गई। क्या ये कोइंसिडेंस है या बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स की अट्रैक्शन, या कोई और प्लान? क्या फोर्स बच पाएगी? क्या वो ट्रैवलर बनने से पहले ही खतरे में है?
दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी सील्ड आर्टिफैक्ट चूज करना होता तो कौन सा लेते? कमेंट में बताना, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट्स भी याद रखना। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। दोस्तों, आज का चैप्टर है द हिडन सीक्रेट। और भाई, क्या सीक्रेट्स हैं जो अब तक छुपे हुए थे। तो जहां हमने छोड़ा था, फॉर्स की मुलाकात हो गई थी सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस से। वो एक स्ट्रीट पर से गुजर रहा था। फॉर्स ने अपने आप को कंट्रोल किया, कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं दिखाई, नेचुरल तरीके से नजर हटा ली और उसकी तरफ बढ़ती रही। चंद कदमों के बाद दोनों एक दूसरे के बगल से गुजरे। फॉर्स ने सोचा, क्या ये बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स की अट्रैक्शन की वजह से यहां आ गया? अगर उसे पता होता कि टीचर यहां है तो वो टेलीपोर्ट यूज करके दौड़ता। खुशकिस्मती से टीचर कैरेज में बैठकर जा चुका है। उसने आगे कदम बढ़ाए और आसमान की तरफ देखा। बारिश तो नहीं होने वाली। तभी एक रेवन यानी कौवा आया और रास्ते के एक पेड़ पर बैठ गया। उस जगह की तरफ देख रहा था जहां से फॉर्स गुजरी थी। फॉर्स ने बोटिस के बारे में सोचना बंद कर दिया, अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए स्ट्रीट से निकल गई। अरोरा ऑर्डर का बैकलैंड में गैदरिंग नहीं हुई और टारगेट डेमीगॉड है, इसलिए फॉर्स ने रिवेंज की सोची भी नहीं। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ कम है और सीक्रेट सोर्सरर को ढूंढना और लॉक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। बेहतर है मैं ट्रैवलर बन जाऊं, फिर कभी बोटिस से एक्सीडेंटली मिल जाऊं, तब मिस्टर वर्ल्ड को मिशन दे दूं। पैसे बचाने होंगे। अब क्लियर है कि अरोरा ऑर्डर के सेंट्स बैकलैंड में हैं। हो सकता है आज बोटिस ट्रैवल कर रहा था और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक की अट्रैक्शन से एक्सीडेंटली बैकलैंड आ गया। फॉर्स ने नेचुरली सोचा कि मिस्टर वर्ल्ड से मदद ले सकती है। उसके हिसाब से ये जेंटलमैन ने 2 डेमीगॉड्स खुद हाथों से मारे हैं और सिर्फ 3 महीने पहले ही डेमीगॉड बना है। चर्चेस के अपर एशेलॉन्स में भी सिर्फ 10-12 डेमीगॉड्स होते हैं। मिस्टर वर्ल्ड के प्रोग्रेस के हिसाब से वो 2 साल में एक चर्च के पावर हाउसेस वाइप आउट कर सकता है। लेकिन रियल वर्ल्ड आइडियल मेजरमेंट नहीं है। फॉर्स, जो सर्जन रही है, के थॉट्स भटक गए। उसने एक रेंटल कैरेज पकड़ी। सीन चेंज, ग्रे फॉग के ऊपर मिनी गैदरिंग। द सन डेरिक, द हैंग्ड मैन एल्जर और द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो हैं। लेकिन इस बार मिस्टर फूल भी विटनेस के तौर पर मौजूद हैं, क्योंकि डेरिक ये जानना चाहता है कि कौन सा सील्ड आर्टिफैक्ट मिस्टर फूल को पसंद आएगा, ताकि वो क्रिएटर्स क्रॉस के बदले दे सके। डेरिक ने चारों आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताया: स्वॉर्ड ऑफ सिल्वर डॉन, ट्वाइलाइट मास्क, लाइफ स्केन, फॉलन फ्लूट। मिस्टर फूल ने एनालिसिस किया। ट्वाइलाइट मास्क, नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। मैरिनेट पे पहना भी जाए तो एक्चुअल बॉडी अचानक मर सकता है। एलिमिनेट। फॉलन फ्लूट, डेंजर प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी अच्छी है, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट्स अवॉइड करना मुश्किल है। एक्चुअल बॉडी यूज करेगा तो कोल्ड हो जाएगा, इमोशंस खो देगा, ह्यूमैनिटी वर्सेस गॉडहुड बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैरिनेट को देगा तो मेंटल फैसिलिटीज कम हो जाएंगी, जो सीयर पाथवे का एडवांटेज है वो खो देगा। ऊपर से आसपास के लोग डीजेनरेट हो जाएंगे। बॉकलैंड स्ट्रीट पर कितने इललेजिटिमेट चिल्ड्रन पैदा हो जाएंगे। एलिमिनेट। बचे स्वॉर्ड ऑफ सिल्वर डॉन और लाइफ स्केन। स्वॉर्ड की हेड इनग्रेविंग से कम्युनिकेट हो सकता है, हाइट रिस्ट्रिक्शन का क्लाउन मैनेज कर लेगा। लाइफ स्केन के म्यूटेशन इफेक्ट्स को मैरिनेट को देकर अवॉइड किया जा सकता है। फ्लावर ऑफ ब्लड से हील कर लेंगे। आसपास लाइफ फोर्स भरना नेगेटिव इफेक्ट नहीं लगता। अब इफेक्ट्स पर सोचा। स्वॉर्ड वॉरियर पाथवे की है, अटैक और डिफेंस दोनों स्ट्रांग हैं। मैल इंटेंट हाइड करती है, डेविल्स से डील करने में अच्छी है। लाइफ स्केन क्रिएशन और म्यूटेशन में अच्छी है, सिनिस्टर लगती है। आखिर में क्लेन ने एक अनकॉमन रीजन से लाइफ स्केन चूज की। ये सिनिस्टर केन उसकी बिजारा सोर्सरर की एक्टिंग में मदद करेगी और पोशन डाइजेशन स्पीड बढ़ाएगी। मिस्टर फूल ने कामली कहा, द केन। डेरिक खुश हुआ, यस मिस्टर फूल, अब क्रिएटर्स क्रॉस मिल जाएगा। फिर उसने द वर्ल्ड से पूछा, मिस्टर वर्ल्ड, अडल्ट माइंड ड्रैगन के कंप्लीट ब्रेन के अलावा क्या आपको प्लांटर पाथवे की रिलेटिवली हाई सीक्वेंस पोशन फॉर्मूला चाहिए? द वर्ल्ड ब्लेस्ड है, इसलिए उसका जवाब मिस्टर फूल की इंटेंशन बताएगा। ग्रे फॉग पर क्लेन को हेडेक होने लगा। उसने सोचा, सिटी ऑफ सिल्वर का चीफ सोच रहा होगा, एक तरफ वो ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद करता है, दूसरी तरफ कॉशियस है। ज्यादा उम्मीद नहीं, वो डार्क में रहने के लिए तैयार है। इसलिए उसने प्लांटर पोशन फॉर्मूला मेंशन की, ताकि देखे कि मिस्टर फूल के पास कॉरेस्पॉन्डिंग अथॉरिटी है या नहीं, या उसके फैक्शन को जरूरत है। अगर फीडबैक मिले तो सिटी ऑफ सिल्वर की सर्वाइवल इंप्रूव हो सकती है। और क्लेन के पास है फ्रैंक ली। वो रिसेंटली मानता है कि उसका रिसर्च गोल सिर्फ एक स्टेप दूर है। जब वो ड्रूइड बन जाएगा, सीक्वेंस 5, तो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्लेन हेजिटेट कर रहा है कि उसे पुश करना है या नहीं। फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, अभी जो है उसी पर ध्यान दो। सीक्वेंस 5 बियॉन्डर, जो अभी तक गॉडहुड तक नहीं पहुंचा है, वो कुछ ज्यादा सीरियस नहीं कर सकता।
ऊपर से मैडम हर्मिट कैथिलिया अब डेमीगॉड है, वो फ्रैंक पर नजर रख सकती है। क्लेन ने सोचकर मिस्टर वर्ल्ड से कहलवाया, सीक्वेंस 5। डेरिक ने प्रेस किया, अगर और हो। क्लेन ने महसूस किया जैसे टेस्ट हो रहा हो, चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारी साइड देना चाहती है तो ठीक है। डेरिक ने आगे नहीं पूछा, उसने द हैंग्ड मैन से पूछा, मिस्टर हैंगमैन, मुझे ये अजीब लग रहा है, चीफ ने अचानक प्लांटर पाथवे की फॉर्मूला क्यों मेंशन की? द हैंग्ड मैन एल्जर ने द वर्ल्ड की तरफ देखा, फिर समझाया, ये तुम्हारे चीफ की टेस्ट है, देखना चाहता है कि सिटी ऑफ सिल्वर अपना एनवायरनमेंट बदल सकती है या नहीं। मुझे याद है तुमने बताया था कि तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट जायंट किंग की क्वीन थी और द मून के मुताबिक उसका नाम ओमेबेला है। तुम्हारी सिटी ऑफ सिल्वर ओरिजिनली उसमें बिलीव करती थी। मुझे पहले सिर्फ इतना पता था कि ओमेबेला नाम सही है, इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन अब तुम्हारे चीफ ने अचानक एक ऐसी फॉर्मूला निकाली जो तुम्हें पता भी नहीं थी। इससे मुझे शक हो रहा है कि द मून सही है। मतलब तुम्हारी सिटी ऑफ सिल्वर ने यह फैक्ट छुपाया है कि वो कभी गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट पर बिलीव करती थी। उन्होंने जानकर उसका ट्रू नाम नहीं बताया। इसके पीछे कोई बड़ा सीक्रेट है, अ ह्यूज सीक्रेट। डेरिक ने सीरियसली सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। खैर, ये उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उसने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन खत्म की और वापस सिटी ऑफ सिल्वर गया, सील्ड आर्टिफैक्ट्स एक्सचेंज की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा, 1. फॉर्स बच गई, लेकिन सेंट ऑफ सीक्रेट्स बैकलैंड में है। 2. क्लेन ने लाइफ स्केन चूज की, बिजारो सॉर्सरर एक्टिंग के लिए। 3. सिटी ऑफ सिल्वर ने गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट की वर्शिप छुपाई है। क्यों? कौन सा सीक्रेट है? क्या आपको लगता है कि सिटी ऑफ सिल्वर ने अपना फेथ क्यों छुपाया? क्या जायंट किंग्स कोर्ट के एक्सप्लोरेशन से इस सीक्रेट का पता चलेगा? अगर आपको भी कोई सीक्रेट छुपाना है तो कमेंट मत करना, वरना सेंट ऑफ सीक्रेट्स आ जाएगा। अगले एपिसोड का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखना और एपिसोड लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे आपको नेक्स्ट एपिसोड मिलते रहें। बाय।